यही जो प्रोसीजर है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, यही सेम रिपीट होता जाएगा हर एक अकाउंट के लिए। जैसे ये फिनिश गुड्स का अकाउंट है, तो फिनिश गुड्स ओपनिंग बैलेंस मुझे दिया हुआ है 25,000, दैट इज गिवन इन माय क्लोजिंग पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, दैट इज 25,000, ये मैंने वहां पे लिख दिया है। और जहां जहां पे फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट हो रहा है उसको मैं डेबिट कर दूंगा, और जहां जहां पे क्रेडिट हो रहा है मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा, और जिन अकाउंट्स की वजह से हो रहा है मैं उनको उसी रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में लिखता जाऊंगा। तो इस लिहाज से वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे मेरे पास एज एंट्री के मुताबिक वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है। अगर मैं एज एंट्री को देखूं तो दिस इज माय एज एंट्री, इसमें आप देखेंगे कि वर्क इन प्रोसेस जो है वो फिनिश्ड गुड्स में डेबिट हो रहा है वर्क इन प्रोसेस की वजह से, और फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो डेबिट हो रही हैं वर्क इन प्रोसेस की वजह से, दैट इज फिनिश्ड गुड्स 79,000 डेबिट विद वर्क इन प्रोसेस। और आई एंट्री के अंदर अगर मैं आई एंट्री के ऊपर जाता हूं, तो अगर आप देखें तो आई एंट्री में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट हो रही हैं, तो मैंने लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर 87,000 लिखा, और किस वजह से लिखा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से ये वाली चीज इसमें एंटर कर दी। इस लिहाज से मेरे पास फिनिश्ड गुड्स का भी अकाउंट बन गया, और इसको मैंने बैलेंस किया तो मेरे पास जो है वो 25,000 प्लस 79,000 ये आ गया, 1,04,000 माइनस 87,000 किया तो ये आ गया। इस लिहाज से मेरे पास जो है ये वाला अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट आ गया, तो आप देखें जरा कि वर्क इन प्रोसेस के मेरे पास अकाउंट में 4,000 का बैलेंस था जो मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में लिखा। अब मैंने अपनी एंट्रीज में जाके देखा कि मैंने वर्क इन प्रोसेस को किस किस तरीके से डेबिट किया हुआ है। तो वर्क इन प्रोसेस में मेरे पास डेबिट हो रही हैं, पहले बात है कि बी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है, तो मैं बी एंट्री पे जाता हूं मैं आपको दिखाने के लिए। तो अब जरा ये देखें बी एंट्री, तो यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस को मैंने क्या किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है 41,000 से, और किस वजह से किया हुआ है, जो उसका क्रेडिट अकाउंट है दैट इज मटेरियल्स, तो मटेरियल्स की वजह से ये 41,000 से क्या हो गया, डेबिट हो गया। फिर मटेरियल्स के बाद वर्क इन प्रोसेस पे रोल की वजह से 31,500 से डेबिट हो गया। तो अब आप ये देखें जी कि ये दूसरी एंट्री है डी एंट्री, तो डी के अंदर आप जरा गौर करें कि वर्क इन प्रोसेस डेबिट हुआ था किसकी वजह से, किसकी वजह से, पे रोल की वजह से। तो इसलिए मैंने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दिया पे रोल अकाउंट की वजह से, तो यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया और पे रोल अकाउंट से। और फिर उसके बाद मैंने कहा वर्क इन प्रोसेस जी एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो जी एंट्री पे मैं चला गया, तो जी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस एफ की वजह से मेरा डेबिट हो रहा है, तो एफ के अकाउंट की वजह से मैंने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर दिया। और इसको जब मैंने क्रेडिट के लिए हवाले से देखा तो एच एंट्री में वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो मैं एच एंट्री में चला गया, तो फिनिश्ड गुड्स की वजह से वर्क इन प्रोसेस जो है वो मेरा क्रेडिट हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फिनिश्ड गुड्स की वजह से। तो मैंने ये इसको नोट कर दिया। 4,000 में 41,000 ऐड किया तो 45,000, 45,000 में ये ऐड किया तो 76,500, इसमें ये ऐड किया तो 14,220, तो ये आ गया। और इसमें से मैंने 79,000 माइनस किया तो मेरे पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग बैलेंस आ गया। अब ये वाली जो अमाउंट है ये मैं अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अंदर लिखूंगा। और लाइक वाइज मैंने मटेरियल्स का भी अकाउंट इसी तरीके से बनाया, बिल्डिंग का भी अकाउंट इसी तरीके से बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट इसी तरीके से बनाया कि मैंने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब चूंकि ये क्रेडिट बैलेंस था इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिखा है। क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव लिखा जाता है, डेबिट बैलेंस पॉजिटिव लिखा जाता है। इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा बैलेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और उस लिहाज से हम लोग उसको डेबिट या क्रेडिट के बैलेंस को शो कर सकते हैं। इस तरह से मैंने अपने सारी जो भी ट्रांजैक्शंस थी पिछली वाली उन सब को इन लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया, तो उस पोस्टिंग के नतीजे में मेरे पास जो है वो इनके नए बैलेंसेस निकल आए। अब इसके बाद मैं बनाऊंगा इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो आप लोगों ने पहले भी प्रैक्टिस की है। डायरेक्ट मटेरियल्स अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स दैट वाज 8,000,
जो आपको यहाँ पे नजर आएगी, ये मटेरियल्स की ओपनिंग इन्वेंट्री जो आपको नजर आ रही है 8000 की, ये आपने यहाँ पे CGM में लिख लिया। ओके, फिर उसके बाद आपने परचेजेस की, तो आपने 58,000 की परचेजेस की। ये आप लोगों को आपकी जर्नल एंट्री से मिल जाएगा, जर्नल से, कि आपने कितनी परचेजेस की थी। तो आप जरा गौर करें कि आपने मटेरियल्स को परचेज किया था 58,000 से, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे 58,000 ये ऐड किया। इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल आ गया। इसमें से आप लोगों ने इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस किया, तो आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आ गया। इनको जब आप लोग इनडायरेक्ट मटेरियल यूज, चूंकि इसमें जो 58,000 और 8,000 में इनडायरेक्ट मटेरियल भी शामिल थे, दैट वाज 5500 जो हम लोगों ने यूज किया है। ये आपको कहां से पता चलेगा? ये भी आपको आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि यहाँ पे आपने फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड लिखा हुआ है 5500। तो ये आप जरा गौर करें, तो ये वाली अमाउंट जो है वो आप उस जगह पे जाके माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड की, तो आपके पास जो है वो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड आ जाएगा। फिर आपकी डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर भी आपको डायरेक्ट लेबर के अकाउंट में या जर्नल एंट्रीज में से मिल जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे देखें जी, पे रोल के अंदर आपने यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस को डायरेक्ट लेबर चार्ज की हुई है, दैट इज 31,500। तो ये आप लोगों ने डायरेक्ट लेबर लिख दी। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स थे, तो जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल थे, इनडायरेक्ट लेबर थी, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन थी, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन थी, मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे, इन सब को टोटल किया तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ गए 14,220। तो ये भी आपकी पिछली वाली एंट्रीज में या आपके लेजर अकाउंट से आपको मिल जाएंगे। इनको आप लोगों ने ऐड किया तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। उसमें से आप लोगों ने वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास ये लेजर अकाउंट में वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट के अंदर एंडिंग इन्वेंट्री आपको ये नजर आ रही है 11,720। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे 11,720 लिख दिया। इसको जब आपने माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई, ये 79,000। यही आप लोगों ने भी एंट्री की थी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की 79,000 की, जब आप लोगों ने फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट किया था। ये उन्होंने पहले ही आपको बता दी थी, अदरवाइज आपको इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आप एंट्री कर सकते हैं 79,000 की अमाउंट की। तो बेसिकली यही सारी इंफॉर्मेशन यूज होनी है CGM को बनाने के लिए, और इसी CGM को यूज करके हम फिर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। हमारे पास नेट सेल्स दी हुई है 1,28,000 की, ये हमें सेल्स के अकाउंट से मिल जाएंगी। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश्ड गुड्स, आपको यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 25,000 की। इसके अंदर जो है वो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो अभी आपने कैलकुलेट की है 79,000 की, ये आप उसमें लिखते हैं। इन दोनों को आप प्लस करते हैं तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। इसमें से एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री आप अपने लेजर अकाउंट के अंदर फिनिश गुड्स के अकाउंट में जाते हैं, तो एंडिंग इन्वेंट्री इज 17,000। आप जब इसको 17,000 को इसमें से माइनस करते हैं तो आपके पास टोटल आ जाता है 87,000। 1,28,000 में से 87,000 माइनस करते हैं तो 41,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से आप सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो आप लोगों ने अपने लेजर अकाउंट्स में यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, वो जब आप लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, जैसे आपके पास सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस में 55,000 सैलरीज हैं, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है 130 की, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट है 200 की, और मिसलेनियस हैं 1300 के। इन सब को आपने प्लस किया तो 6,630 आ गया। इसको जब आपने माइनस किया तो ये आपके पास जो है वो आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट आपकी आ गई। अब उसके बाद आ जाता है आखिर में बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपने बेसिकली कुछ नहीं करना बेटे। अब आप ये देखो, ये कैश आपका एंडिंग बैलेंस कहां से आएगा? लेजर अकाउंट से। लेजर अकाउंट में आपने कैश बनाया था, ये 26,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने सिंपली इसको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाते हुए उधर रेप्लिकेट कर देना है। ये वाली जो चीजें हैं
इनको आप लोगों ने बैलेंस शीट के अकाउंट में लिख देना है। तो बैलेंस शीट का ये एक फॉर्मेट होता है, इन फॉर्मेट को आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से समझ लें और इसमें वो वाली अमाउंट्स पुट करते जाएं। कैश के अकाउंट में से आप कैश का बैलेंस लिख दें, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस लिख दें। यहाँ पे देखें जी अकाउंट रिसीवेबल 41,000 लिखा हुआ है, यही आपने यहाँ पे शो करना है। फिर उसके बाद इन्वेंट्रीज हैं, तो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री 17,000 है, ये भी आपको यहाँ पे लेजर अकाउंट में मिलेगा, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री 17,000। फिर उसके बाद 11,720 ये भी आपको लेजर अकाउंट्स में से मिलेगा 11,720। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो मटेरियल्स है 19,500, ये भी आपको अपने जो है वो लेजर अकाउंट्स एक्सक्यूज में मी से सर, मिलेगा। जी जी बेटे। एक्सक्यूज मी सर, एक बात पूछनी थी। जी सर यहाँ पे 3 अमाउंट्स के कॉलम है, हाँ, तो ये कैसे वेरीफाई होगा कि कौन सी अमाउंट किस कॉलम में हम ट्रांसफर करेंगे? ये देखिए बेटे, जो आपने फाइनल अकाउंट अमाउंट होती है, जो जो प्लस माइनस होके एंड एसेट बनते हैं, वो इस कॉलम में जाती है। जो उनकी इनिशियल अमाउंट होती है, जिनको प्लस करके वो वाली अमाउंट बन सकती है, जैसे यहाँ पे इन्वेंट्रीज मैंने लिखना था, फिर इन्वेंट्रीज अगर एक ही होती तो मैं एंड पे ले जाता, लेकिन चूंकि ये 3 है तो मैंने तीनों को प्लस करके आगे लेके गया हूँ। और यहाँ पे मैंने इसलिए किया कि ये मैंने काम 3 स्टेप में किया। मुझे एक्चुअली चाहिए टोटल एसेट्स, उन टोटल एसेट्स में शामिल होते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, फैक्ट्री इक्विपमेंट और बिल्डिंग। तो मैंने इन तीनों को यहाँ पे लिखा, लेकिन इन तीनों को भी मैंने कैलकुलेट करना था, तो उसके लिए फिर मैंने फर्स्ट कॉलम को यूज किया। तो ये फर्स्ट कॉलम होता है एडजस्टमेंट्स के लिए यूज, ये सेकंड कॉलम होता है टोटल के लिए यूज, और थर्ड कॉलम यूज होता है फाइनल फिगर्स के लिए यूज। क्लियर है जी बात? एक्सक्यूज मी सर, यस सर। सर सर बैलेंस शीट में तो हमारा फाइनल कॉलम ही होता है, तो बाकी जो हमने एडजस्टमेंट वगैरह करनी होती है वो फिर इन और कॉलम में कर लेते हैं, जी जी जैसे जी 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 एंट्रीज ऐसे ही करते है हैं उसके सामने, तो जी, वो बिल्कुल ऐसे फॉर्मेट ही इजी रहता है फिर, है ना, वही हम करेंगे। ऐसे ही है बेटे। मैं यही बता रहा हूँ कि ये मैंने बेसिकली ये वाली जो एडजस्टमेंट्स हैं मैंने इनके साथ नहीं की हैं, मैंने अलहदा से हाँ जी, कॉलम बना के कर दी हैं। कॉलम्स बना दिए सेपरेटली समझाने के लिए। जी 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 ऐसे ही है। अदरवाइज ये 2 कॉलम बनते हैं और ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं नॉर्मली हम इधर कर लेते हैं इनके साथ ही, लेकिन मैंने इनको इनके साथ नहीं किया, बल्कि मैंने क्या कर दिया है, अलहदा से एडजस्टमेंट का कॉलम बना दिया है, फिर ये टोटल का कॉलम बना दिया और ये फाइनल अमाउंट का कॉलम है। तो जो अभी बेटे ने सवाल पूछा था कि ये 3 कॉलम में कौन कौन सी अमाउंट लिखेंगे, तो फाइनल अमाउंट लिखेंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई प्लस माइनस नहीं है, तो डायरेक्ट इधर लिख देंगे। अगर कोई प्लस माइनस करके लिखना है तो इधर लिखेंगे, और अगर इनके से भी पहले अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है तो इधर लिखेंगे। तो ये इस तरीके से तरतीब बनेगी, और ये बेटे आपको तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकती, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सर मैंने पूछना था ये कौन सा क्वेश्चन है बुक में से? ये बेटे बुक में से रिव्यू प्रॉब्लम 1 है, अच्छा और इसका ठीक है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है बुक के अंदर। ओके सर। ठीक है जी, मैं उसी सॉल्यूशन को ही रिपीट कर रहा हूँ। ओके ठीक है जी। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने देखिए बिल्डिंग मेरे पास थी 1,56,000 की, ये मेरे पास मेरे उसमें ओपनिंग जो था उसका उसका अकाउंट अदरवाइज मेरे लेजर अकाउंट में भी है। ये देखिए बिल्डिंग मेरे पास 1,56,000, ओके, यही वाला अकाउंट रहा। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, तो मेरे अकाउंट्स में चले जाएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 24,050, ये चूंकि नेगेटिव अमाउंट है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे माइनस करूंगा। तो जब ये माइनस करूंगा तो ये मेरे पास नेट अमाउंट आ जाएगी। फिर फैक्ट्री इक्विपमेंट है 1,08,000, तो ये देखें जी, ये फैक्ट्री इक्विपमेंट है 1,08,000, मैंने वहां पे कॉपी कर लिया, और उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 55,800। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली अकाउंट के एंडिंग बैलेंसेस ले लिए हैं बैलेंस शीट के अंदर सिंपली, और कुछ नहीं किया है। इन सब को मैंने माइनस किया, एडजस्ट किया, तो मेरे पास ये अमाउंट्स आ गई। इन सब को टोटल किया तो मेरे पास टोटल प्लांट इक्विपमेंट आ गया। इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए। इसी लिहाज से मैंने करंट लाइबिलिटीज की अमाउंट, अकाउंट्स पेएबल, मेरे लेजर अकाउंट्स में अकाउंट्स पेएबल की अमाउंट थी 38,200, चूंकि ये नेगेटिव अमाउंट है इसलिए ये मैं बैलेंस शीट के अंदर, ये क्रेडिट साइड है, आप समझ लीजिए, ये मेरी क्रेडिट साइड है, तो 38,200।
फिर उसके बाद मैंने स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टॉक है मेरे पास, स्टॉक मेरे पास यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,75,000, यही यहाँ पे भी रहेगा 1,75,000। और रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स बेटे कैलकुलेट हुई हुई है नीचे, ये देखें जरा गौर से, ये उसकी कैलकुलेशन है। 61,600 का बैलेंस था, ये देखें जी 61,600 का बैलेंस है, और इसके अंदर मैंने 34,370 नेट इनकम ऑफ अक्टूबर थी, अक्टूबर की जो नेट इनकम है वो 34,370 थी। ये कहां से मिली मुझे? ये इनकम स्टेटमेंट थी, ये नजर आ रहा है आपको जी इनकम स्टेटमेंट में। ओके, इन दोनों को आप प्लस करते हैं, इन दोनों को आप प्लस करते हैं, नेट आ जाता है, ये इक्वल टू का साइन है बेटे, ये इक्वल टू 61,600 में 34,370 प्लस करते हैं तो आपके पास बेटे, आपके पास आ जाता है आपका 95,970 की ये वाली फिगर आ जाती है। ये कैलकुलेट कैसे हुई है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस था रिटेन्ड अर्निंग्स का 61,600 का, उसमें आपने नेट इनकम को ऐड कर दिया तो आपके पास एंडिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, that was 95,970। इन दोनों को प्लस किया तो टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आ गया, इसको लाइबिलिटी को इसको प्लस किया तो आपके पास टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आ गए। इस तरीके से आप अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।